भारत और नेपाल के बीच न सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंध है, बल्कि दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी अटूट है। लोकप्रिय अंदाज में इसे रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सबों को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम नेपाल में उत्पन्न हुए नए राजनीतिक समीकरण पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इसका भारत से क्या संबंध है, भारत पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दरअसल कोर्स पर जो 20% तक का छूट दिया गया था नव वर्ष के अवसर पे, आप सबों की डिमांड पे उसे 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अब एक बार आप समझ लीजिए कि किस कोर्स में कितने का छूट है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जो है उस पर 20% तक की छूट दी गई है। जो पेन ड्राइव कोर्स आप लेते हैं उस पर 25% का बड़ा छूट है। और जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड शामिल हैं उस पर 20% तक का छूट है। इससे अधिक जानकारी अगर इस संबंध में आपको लेना है तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। देखते हैं कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है, ये नेपाल का जो मुद्दा है यह चर्चा में क्यों है। देखिए, द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, नेपाल पॉलिटिक्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेपाल की जो राजनीतिक हलचल है उसके दरमियान ये सारी बातचीत की गई है। अब आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये हैं पुष्प दहल कमल प्रचंड, जो नेपाल के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बता दूं, दहल साहब जो हैं वह तीसरी बार नेपाल में प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। अब इसके प्रमुख बिंदु समझ लीजिए, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको समझिए। दरअसल चुनाव जो था नेपाल में वह नवंबर 2022 के महीने में ही संपन्न हो गया था, लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई थी। इसके बावजूद भी कोई भी दल अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। इसके कारण यह था, किसी भी दल को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने के कारण अभी तक राजनीतिक समीकरण बैठ नहीं पाया था और तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही थी। अब एक बार आप देखिए कि जो नेपाल की संसद है 275 सीट है वहाँ पर, और 89 सीट के साथ जो नेपाल कांग्रेस है वह सबसे बड़ी दल बनी है, बावजूद वो वहाँ सरकार नहीं बना सकी। जबकि जो प्रचंड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी है यानी कि सीपीएम, उसको केवल 32 सीट मिली है, लेकिन फिर भी प्रचंड सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। तो कैसे? जो 4 क्षेत्रीय दल हैं और संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी यूएमएल जो है, केपी ओली जो इससे पहले वहाँ के अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और टोटल जो इनके पास, जो प्रचंड साहब के पास सीटों की संख्या है वह 178 तक जा पहुंची है। तो बड़ी संख्या इनके पास है। देखिए, अब देखते हैं कि भारत नेपाल संबंध पे एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या। अब प्रचंड साहब वहाँ चूँकि प्रधानमंत्री बने हैं, उनका झुकाव जो थोड़ा बहुत है वह चीन के तरफ है, वो प्रो चाइनी माने जाते हैं। इससे पहले जब भी वो प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के साथ नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, थोड़ी बहुत खटास आती रही, हम चर्चा करेंगे। तो अब फिर वो प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद भारत सरकार, आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सबसे पहले उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं ट्वीट करके दी है। तो अब इससे समझ सकते हैं नेपाल आज के दौर में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा इस पर भारत के नज़रिए से देख लेते हैं संबंध में क्या है। देखिए, अगर आप नेपाल का ये मैप देखेंगे तो आप समझेंगे नेपाल की भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जो तकरीबन 5 राज्य हैं, इनसे नेपाल की सीमाएं जो है साझा होती है। देखिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है उसकी सीमा साझा होती है, बिहार, उसके बाद यहाँ सिक्किम आप देखेंगे, यहाँ पश्चिम बंगाल आप देखेंगे, और फिर उत्तराखंड। ये पूरा नेपाल का जो ये एरिया है, ये देखिए 3 तरफ से पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये यहाँ से ये तिब्बत से घिरा हुआ है। इसीलिए नेपाल को जो है लैंड लॉक भी कहते हैं, यानी कि ऐसा भूभाग जो देश जो पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हो, यानी कि यहाँ पर देखिए आप सी रूट नहीं है, तो ये पूरी तरह से इन पूरे चाइना और इंडिया से घिरा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बफर स्टेट का भी काम करता है। बफर स्टेट का मतलब हुआ 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच एक छोटा सा देश जो इन दोनों महाशक्तियों को टकराने से रोकता है। जैसे कि भूटान भी हमारे लिए बफर स्टेट है, वैसे ही नेपाल भी है। तो इस रूप से आप समझ गए होंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसका यह है कि भारत और
नेपाल में मैंने पहले ही कहा था आपको कि रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं भारत और नेपाल में। यहाँ वैवाहिक संबंध भी होते हैं, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे जो धर्म है, भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, नेपाल में भी हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है, तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से भी यह मिलता जुलता जगह है हमारे लिए। और मैंने पहले ही बताया कि एक लंबी सीमा रेखा साझा करती है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसका सांस्कृतिक महत्व पे जरा हम देख लेते हैं। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के जो संस्थापक प्रवर्तक रहे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो जन्म स्थली उनका लुम्बिनी है और गौतम बुद्ध का संबंध जो है वह भारत से है। भारत से कैसे है कि वो बौद्ध धर्म है, उनको ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के वजह से नेपाल और भारत दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही समय में देखेंगे आप, जो लुम्बिनी का वो विजिट भी किए थे, यहाँ गए भी थे। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये जगह है हमारे लिए। और खुली सीमा है, इसका मतलब वही बताता हूँ, और लोगों की निर्बाध आवाजाही है। अब देखिए यहाँ जो आप इस स्लाइड से आप देख लीजिए, यह जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, दरअसल यहाँ कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री बनाई नहीं गई है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में मिलेगा आपको फेंसिंग, वैसा यहाँ नहीं है। ये एकदम खुला हुआ है, आप आ जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ, आप इसको समझिए, जैसे कि ये बिहार है, तो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा पूरा पड़ जाता है वह मिथिला का पड़ता है, और ये हिस्सा पड़ता है मधेसी का। ऐसे ही इस क्षेत्रों में देखेंगे तो अवध का हिस्सा वगैरह, भोजपुरी बेल्ट। तो ये इन जगहों पे आप निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। यानी कि नेपाल जाने के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है, और नेपाल के लोगों को भी भारत आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। आप निर्बाध रूप से दिन में जितनी भी बार चाहें आएँ और जाएँ। अब इस तरह का हमारा संबंध है, तो एक बहुत बड़ी जो है सीमा हम साझा करते हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और विवाह और पारिवारिक संबंध तो मैंने पहले ही बताया। अगर आप पुरानी घटनाओं पे जाएंगे तो अयोध्या के राजा हुए राम, और उनकी पत्नी जो हुई सीता माता, वह कहाँ की थी? मिथिला की। तो उनका जन्म स्थली तो मिथिला सीतामढ़ी में रहा, लेकिन मिथिला की उस वक्त की राजधानी जनकपुर में थी, और जनक राजा कहाँ के आता है? अब जनकपुर नेपाल में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अवध और अभी मिथिला यानी कि जनकपुर, आप दोनों में देखेंगे वैवाहिक संबंध पुराने काल से था। तो ये संबंध चला आ रहा है। अगर आप शादी विवाह के समारोह में देखेंगे, उस वक्त ये नवंबर दिसंबर का जो समय होता है, तो भारत से बहुत सारी बारातें आपको नेपाल जाते हुए मिलेगी, और उधर से बारातें इधर आते हुए मिल जाएंगी। तो एकदम इसीलिए कहते हैं उसको बेटी रोटी का रिश्ता, कि यहाँ वैवाहिक संबंध तो है ही, व्यापार का संबंध भी है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से घुले मिले हैं, इसीलिए वहाँ कोई भी राजनीतिक परिवर्तन होता है भारत पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता है। इस बात को समझना है हमें। कई हिंदू धार्मिक स्थल जो हैं वह नेपाल में हैं। अब जैसे मैंने आपको जनकपुर का ही उदाहरण दिया, वह भी है। उसके बाद धनुषा, जहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम जो है विवाह समारोह में धनुष तोड़े थे, तो धनुषा भी पड़ता है नेपाल में ही, मिथिला का रीजन वहाँ का पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर, वो भी अब पड़ जाता है वहाँ। तो बौद्ध धर्म के लुम्बिनी का है ही, और उधर के जो लोग हैं वहाँ भी बौद्ध धर्म और हिंदुओं की संख्या नेपाल में अधिक है, तो उनके लिए सारे धार्मिक स्थल इधर पड़ते हैं। तो इसीलिए यह जो हमारा है एक सॉफ्ट पावर हम दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, आप जानते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। यह दिखाता है यह चीज़ें कि भारत या नेपाल अपने तरफ से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अपने रिश्तों में और कैसे प्रगाढ़ता लाने का काम करता है। हाल ही में देखिए कि 3 सिस्टर सिटी का समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच। कौन कौन से शहर हैं? तो काठमांडू और वाराणसी। काठमांडू में क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर, और वाराणसी में क्या है? जो भगवान शंकर का मंदिर है वह वाराणसी में पड़ जाता है। तो ये दोनों शहर को डेवलप करने की बातें की गई है। और लुम्बिनी बोध गया, लुम्बिनी में क्या है? जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म स्थान है, और बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ उनकी मंदिर है। तो बौद्ध धर्म से कनेक्ट होता है वो दूसरा। तीसरा देखिए जनकपुर और अयोध्या। जनकपुर में मैंने पहले ही बताया कि रामचंद्र जी का विवाह हुआ है, वहाँ बारात आती है, और अयोध्या रामचंद्र जी का जन्म है, तो ससुराल और उनके निवास स्थान का भी एक संबंध है। तो इस तरह से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके फिर भारत अपनी वहाँ जो है अपनी दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ करता रहा है।
ऐतिहासिक महत्व पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, भारत और नेपाल का जो वर्तमान का रिश्ता जितना है ना, वह वर्ष 1950 के भारत नेपाल संधि पर टिका हुआ है। अभी आप देखेंगे काला पानी का जो विवाद होता रहता है, तो उस पर जब भी बातें आप गौर से अगर अखबार की खबरों को देखेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो नेपाल हमेशा कहेगा कि मैं इस संधि को मानता हूँ, 1950 में हुए इस संधि को मानता हूँ। इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ये नेपाल और भारत की एक संधि हुई थी 1950 में। उस संधि में कुछ बातें कही गई थी। एक तो मुफ्त आवाजाही की बातें कही गई थी कि आप जो है भारत के जो लोग हैं व्यापार करने वहाँ आ सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक अभी भी ये चल रहा है। नेपाल भारत से हथियार भी खरीद सकता है, क्योंकि भारत एक यहाँ पे बिग ब्रदर की भूमिका में है। तो अगर ज़रूरत हो नेपाल को तो भारत सरकार उसे सप्लाई करती है। इतना ही नहीं, अगर सैनिकों का प्रशिक्षण वगैरह भी होता है नेपाल के सैनिकों का, तो भारत सरकार प्रोवाइड करती है। उसके अलावा वहाँ के नागरिक के लिए निवास, संपत्ति और व्यापार में भी छूट देती है भारत सरकार। सामरिक महत्व समझ लीजिए, मतलब नेपाल का भारत के दृष्टिकोण से क्या सामरिक महत्व है उस पर देखिए। चीन को आप जानते हैं, चीन की जो विस्तारवादी नीति है वह भारत के लिए एक टारगेट है, भारत को टारगेट करता है इन चीज़ों पे। तो चीन ने अपना जो ये मनसूबा है वह नेपाल तक भी थोपा है। आप देखेंगे नेपाल तक वो लगातार नेपाल को अपने प्रभाव में लेता रहा है। और प्रचंड साहब जो भी हैं उनका तो झुकाव भी थोड़ा नेपाल की तरफ है। तो चीन के लिए, चीन का अगर देख लीजिए, ये तिब्बत है और ये नेपाल है यहाँ पे, और इधर से इंडिया का पड़ता है हिस्सा ये वाला। तो यह मैंने पहले ही बताया, यह बफर स्टेट के रूप में नेपाल काम करता है। यानी कि चीन अगर नेपाल नहीं रहता तो चीन तिब्बत के रास्ते सीधा हम तक पहुंच जाता और फिर हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता। तो नेपाल क्या करता है, ये तिब्बत का एरिया जो है ये नेपाल रोकता है चीन के सैनिकों को डायरेक्ट भारत तक पहुंच बनाने से। ये हमारे लिए इसीलिए नेपाल सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा सहयोग में आपने गोरखा रेजिमेंट का नाम जरूर सुना होगा। गोरखा बहुत ही युद्ध कला में निपुण लोग हैं। आपने जनरल मानिक शाह का नाम सुना होगा, भारत के बहुत ही युद्ध कौशल के लिए जाने जाने वाले जनरल हैं। उन्होंने एक बार गोरखा के लिए एक शब्द कहा था जो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कहता है सैनिक कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो इसमें दो बातें हैं। एक बात है क्या, या तो वो झूठ बोल रहा है, हम सभी कहते हैं कि मरने से डर नहीं लगेगा तो हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो, उन्होंने कहा कि अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब वो गोरखा होगा। तो गोरखा जो है वो नेपाल में, गोरखा प्रजाति जो है वो बहुत पाए जाते हैं। इनकी जो एंट्री है भारतीय सेना में दी जाती है और गोरखा रेजिमेंट पूरा एक रेजिमेंट ही बना हुआ है। भारत ने अभी तक जितने भी युद्ध किए हों, चाहे 62 में चीन के साथ किए हों, 65-71 में पाकिस्तान के साथ, चाहे कारगिल युद्ध किया हो 99 में, हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की तरफ से रहा है। अब इसका गठन भी हुआ है। अब यहाँ आप यहीं पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, अभी जो भारत सरकार ने अपनी रक्षा भर्ती में नई प्रणाली अपनाई है, एक योजना आप जान रहे हैं जो अग्निपथ योजना है, और अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर जो सैनिक हैं उनकी बहाली की जाएगी, सिलेक्शन लिया जाएगा 4 साल के लिए। तो यहाँ पे एक विवाद नेपाल सरकार की तरफ से हो गया है। नेपाल सरकार ने कहा है कि आपने अपने रूल में, रेगुलेशन में बदलाव किया है 4 साल के लिए, तो वो समझ रहे हैं कि हमारे युवाओं के लिए 4 साल कम पड़ेगा, जो भारत में भी एक निश्चित तौर पे मुद्दा है। तो वहाँ पे अभी वो कह रहे हैं कि इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर के भी अभी मसला बना हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखता है आपको। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2011 में ये हुआ था, 2011 से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। ये नेपाल और भारत के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। भारत सरकार उसमें ट्रेनिंग भी देती है नेपाल के सैनिकों को, तो ये भी ध्यान रखना है। और व्यापार और अर्थव्यवस्था में देखते हैं, देखिए व्यापार की जब बात करेंगे तो भारत जो है वहाँ अधिक से अधिक जो है निर्यात करता है, आयात बहुत कम करता है। तो यहाँ व्यापार घाटे में नेपाल रहता है और नेपाल बहुत ज़्यादा व्यापार घाटे में है। तो इस बात को लेकर के कभी कभी भारत सरकार की आलोचना भी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत सरकार जो है व्यापार संतुलन के लिए बहुत काम नहीं करती है। लेकिन अब चूँकि हमारे लिए वो एक निर्यातक देश है, हम उसको बहुत ज़्यादा चीज़ निर्यात करते हैं, तो इसीलिए बहुत आवश्यक है उससे हम संबंध बनाए रखें ताकि वहाँ से हमारा कारोबार चलता रहे।
विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा केंद्र है नेपाल हमारे लिए। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज में बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये बंदरगाह का टैक्स वगैरह जो है, ये सब हमारा वहाँ से हित जुड़ा हुआ है। बिजली क्षेत्र भी हो गया, जो जल विद्युत परियोजना है, चूँकि नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती है, जैसे कि मान लीजिए बागमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल नेपाल है और वह बिहार में आती है मिथिला होते हुए। तो अब जैसे देखेंगे तो वहाँ पर जल विद्युत परियोजना सब लगाई गई है। तो ये सब दृष्टिकोण से बिजली क्षेत्र और पर्यटन के क्षेत्र वगैरह के लिए नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी ध्यान देखना है। कनेक्टिविटी के लिए आप समझ लीजिए, कनेक्टिविटी किसी भी दो राज्यों के लिए, दो देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उद्योग के हिसाब से भी, और दोनों देशों की संबंध मधुरता को लेकर के देखें तब भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत और नेपाल का तो वैसे सड़क माध्यम से कनेक्टिविटी है ही, क्योंकि आप जब वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मान लीजिए बॉर्डर तो है नहीं दोनों देशों के बीच, तो एक खेत अगर मान लीजिए भारत के किसान का है, तो बगल में बिल्कुल उससे सटा हुआ ही दूसरा खेत नेपाल के किसान का होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप भारत की सीमा में हैं और कब आप नेपाल की सीमा में हैं। लेकिन रेल माध्यम से जो कनेक्टिविटी की बात की गई है, देखिए ये काठमांडू नेपाल की राजधानी और ये रक्सौल पड़ता है। रक्सौल कहाँ? बिहार का जो मिथिला वाला हिस्सा है उधर पर जाता है ये रक्सौल। तो रक्सौल और काठमांडू के बीच जो है इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। इस दोनों के बीच, इस दोनों जगहों के बीच ये रेल लाइन चलाया जाएगा। और फिर से आप देख लीजिए ये जयनगर जो है वही मैथिली हिस्सा पड़ता है जो बिहार में पड़ता है, और यह बॉर्डर हिस्सा पड़ता है नेपाल के साथ। तो जयनगर जो बिहार का है और कुर्था जो नेपाल का है हिस्सा, इस दोनों के बीच जो है 35 किलोमीटर के क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रस्ताव हो चुका है, काम उस पर जारी है, आप देख सकते हैं इस मैप से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार वहाँ बहुत तरह की परियोजनाओं में विकास सहायता देती है। मान लीजिए आप अगर जनकपुर कभी विजिट करें, जो कि एक तीर्थ स्थल भी है, पर्यटन स्थल है, तो जनकपुर जाएंगे, वहाँ का जो स्टेडियम है वह भारत सरकार और बिहार सरकार भी मिलकर बना रही है, वहाँ पैसा दे रही है। वहाँ के जो हाईवे हैं उस हाईवे को भारत सरकार बनवा रही है। बिहार सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ करवा रही है। भारत सरकार वहाँ का जो है पनबिजली का जो परियोजना वगैरह है वहाँ पैसा दे रही है। वहाँ अस्पताल जो बन रहा है वो भारत सरकार बहुत सारे पैसे दे रही है। तो भारत सरकार वहाँ बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए, रोड हो गया, बिजली हो गया, जितने ये सारे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इन सब चीज़ों के निर्माण में इसको बेहतर करें, ताकि नेपाल के जो लोग हैं उनका जनजीवन और भी उत्कृष्ट हो सके, अच्छा हो सके। इसके लिए भारत सरकार निरंतर वहाँ इन्वेस्ट करते रहती है, निवेश करते रहती है। स्वास्थ्य हो गया, जल संसाधन हो गया, शिक्षा के अलावा जो है ग्रामीण समुदाय विकास शामिल, इन सब चीज़ों पे अगर आप देखेंगे एक दो एग्जाम्पल से, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना एक वहाँ नेपाल में चल रहा है ये, और अरुण नदी बांध परियोजना भी चल रहा है। इस क्षेत्र के, ये जो दक्षिण एशिया का संघ है, ये क्षेत्र है, इसकी क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, शांति समृद्धि करने के लिए भारत ने एक दूसरा रास्ता निकाला। और दूसरे रास्ते में भारत ने जो रास्ता निकाला उसे बिम्स्टेक कहा। ये क्या है? तो ये जो देखिए बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जो है, उसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उसमें तकनीकी और आर्थिक स्थिति को साझा करने के लिए एक संगठन बना लिया भारत ने। भारत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अब इसमें देखिए बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान नहीं है, तो झमेला किसका हो रहा था? यहाँ पाकिस्तान था, तो इसके वजह से झमेला हो रहा था, पाकिस्तान को साइड कर दिया भारत ने। अफगानिस्तान के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध है ही, ईरान में चाहवार वगैरह हम बना ही रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो हमने क्या किया, इस एरिया पे जोड़ दिया, बिम्स्टेक पे। अब देखिए बिम्स्टेक में जो है कुल मिलाकर के 7 देश आते हैं, ध्यान रखना, सार्क में 8 देश, बिम्स्टेक में 7 देश। तो 7 देश इसमें आए, साथ में कौन कौन है देखिए, तो एक नेपाल यहाँ भी पड़ जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है इसमें जो सार्क में है। तो यहाँ इंडिया पर गया, यहाँ नेपाल पर गया, यहाँ भूटान आ गया देखिए, उसके बाद बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, मालदीव भी नहीं है, ध्यान रखना है, मालदीव सार्क में है लेकिन इस बिम्स्टेक में नहीं है। तो बांग्लादेश आ गया, और 2 नए कंट्री इसमें जुड़ते हैं, जो देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से इधर आया था, एक म्यांमार, ये भी बंगाल, और एक थाईलैंड, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 कंट्री मिलकर के, अब इसमें भी नेपाल हमारे साथ है। तो ये संगठन जो हैं, बिम्स्टेक हो गए या सार्क हो गए या BBIN जैसे संगठन हो गए, नेपाल इसमें हमारा साझेदार भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इतना सब कुछ हम साझा करते हैं नेपाल के साथ, तो उससे हम रिश्ता बहुत अच्छा करके रखें। उसमें भी तब जब अभी वर्तमान दौर में जो वैश्विक राजनीति है बहुत तेज़ी से बदल रही है, और उस दौर में नेपाल की जो नई सरकार है प्रचंड साहब की, वो चीन समर्थित सरकार मानी जाती है, तब और भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। देखिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं, संबंध जहाँ रहेंगे वहाँ थोड़ा सा विवाद भी रहेगा, चैलेंजेस तो रहेंगे ही।
क्या है विवाद? देखिए, विवाद दरअसल बहुत बड़ा है नहीं, अगर सही रूप से इस पे काम किया जाए तो इसे सुलझाया भी जा सकता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि नेपाल चीन की शाह पे कई बार भारत के लिए विवाद खड़ी करते रहता है। अब देखिए, विवाद है क्या कि 2019 में क्या हुआ कि नेपाल ने अपने तरफ से एक मैप जारी किया और उस मैप में भारत के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताया। इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि जब ये जम्मू कश्मीर वाला मामला हुआ था, 370 हटा और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो हो गया यूटी बना दिया गया और लद्दाख का हिस्सा भी यूटी बन गया, तो दोनों अलग अलग राज्य बन गए। अब जब दोनों अलग अलग राज्य बने थे तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक मैप जारी किया था। उस मैप में कुछ चीज़ों पर विवाद है। देखिए, काला पानी का एक जगह, मैं इस पर बताऊंगा, आप देख लीजिए, काला पानी, लिपियाधुरा और ये लिपुलेख, ये 3-4 क्षेत्र हैं सुस्ता, ये सब पे थोड़ा विवाद है, भूमि के विवाद को लेकर के मामला कह रहा हूँ। तो इन सबों को भारत ने अपने हिस्से में दिखाया, क्योंकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता रहा है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के नेपाल को आपत्ति हो गई, तो नेपाल ने काउंटर में अपना एक मैप जारी किया और उस मैप में उसने इस 4 क्षेत्रों को अपना बताया। अब इसका मसला थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें है क्या मसला। देखिए, यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह जो हिस्सा आप देख रहे होंगे मैप का, यह उत्तराखंड का, ये तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ मानसरोवर यात्रा होती है, ठीक है, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं तो मानसरोवर यात्रा पे हर साल जाते हैं। तो भारत सरकार जो मानसरोवर की यात्रा कराती है लोगों को, तो यहाँ सिक्किम के तरफ से भेजा कर देती है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ इतना लंबा रूट निकल के तिब्बत से होते हुए लोग यहाँ तक जाते थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि सिक्किम से इतना दूर भेजने के कारण वजह से बहुत तरह की समस्याएं आती है। आप देखते हैं कई बार वहाँ जो भूस्खलन हो जाता है, बर्फबारी होती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं, खर्च भी ज़्यादा आता है, जानमाल की क्षति। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से ही एक रास्ता बना दें और डायरेक्ट मानसरोवर की यात्रा हो जाएगी बहुत सुगमता से। तो इस पर काम शुरू हुआ। इस पर काम किसने शुरू किया? तो देखिए, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेना के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। इसके इंजीनियरों ने एक रास्ता यहाँ से निकालना शुरू किया। वो रास्ता जो है, ये देखिए, लिपुलेख जो है, एक दर्रा है दरअसल। तो यहाँ से लिपुलेख से एक दर्रा बना करके सोचा गया कि यहाँ से डायरेक्ट एक निकालेंगे। जैसे आप देखेंगे रोड बन रहा है या ट्रेन, तो क्या हो रहा है आजकल, टनल से पास हो रहे हैं या ओवर ब्रिज बना रहे हैं वो रेल को पास कराने के लिए। तो ऐसा ही इस दर्रा से एक टनल बनाने की बात की गई कि यहाँ से कर देंगे हम यहाँ पे। यहीं पे आके समस्या फंस गया। काला पानी का जो एक नदी विवाद है या लिपुलेखा का, यहाँ पे नेपाल ने आपत्ति जताया कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे आप काम ना करें या हमसे परमिशन लें। भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई उसके बाद कि नहीं, ये भारत का हिस्सा है। नेपाल दरअसल कहता है ये पूरा क्षेत्र हमारा है। बस इस बात को लेकर के थोड़ा सा मामला फंसा है। यहाँ पे आप चंपारण के हिस्से में भी देखेंगे कुछ ज़मीन को लेकर के विवाद चलता आ रहा है। तो ये सब कुछ विवाद हैं नेपाल के साथ, और इस विवादों की वजह से भारत और जो नेपाल हैं उसके बीच रिश्ते में थोड़ी खटास भी है। ये पिछले कुछ दिनों को देखेंगे, 8-10 सालों को, इस पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये। अब देखिए, चीन में एक बात, इसको चीन के संदर्भ में समझिए। माओवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद जो है प्रो चीन हो सकता है जो नेपाल की सरकार है। वैसे भी मैंने कहा था इससे पहले भी, जो KP ओली थे, KP ओली को तो वैश्विक राजनीति में कहा जाता है कि वह हमेशा ही उनका झुकाव चीन की तरफ रहता है। ऐसे ही जो प्रचंड साहब हैं, इनका भी झुकाव रहता है। अभी आप देखेंगे हाल ही में, चूँकि ओली साहब जो KP ओली हैं वो भी इस गठबंधन में बड़ी पार्टी हैं, वो साथ में ही लोग गठबंधन मिलकर सरकार बना है। तो ओली साहब ने यहाँ तक बयान दिया है कि हम भारत के साथ जो है बहुत बैलेंस अप्रोच रख करके अपनी संबंध बनाएंगे। तो बैलेंस अप्रोच रखने का मतलब है कि भारत के पक्ष को हम समझेंगे, भारत भी हमारी पक्ष को समझे, और नहीं तो हमारे लिए चीन तो है ही। तो ये भारत के लिए उनके इस जो स्टेटमेंट है उसमें एक संदेश भी है। तो वैश्विक राजनीति अगर आप पढ़ते हैं आयर, तो आप इस चीज़ को समझते होंगे। तो यहाँ पे प्रो चीन पॉलिसी अपनाने का डर तो है नेपाल के साथ कि अभी अब वहाँ सत्ता आ गई है। और देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आप जान रहे हैं, BRI, चीन हमेशा ही इसमें नेपाल को शामिल करना चाहता था। नेपाल इसमें शामिल है ही, 2017 से ही इसका हिस्सा है। और नेपाल अब इसके तो क्या चाह रहा है कि मान लीजिए ये नेपाल है, ये नेपाल है, इससे ऊपर ये तिब्बत है, तो चीन चाह रहा है क्या कि यहाँ से डायरेक्ट तिब्बत होते हुए एक रेल लाइन यहाँ निकाल दें,
ठीक है, 170 किलोमीटर की एक रेल लाइन निकालने की परियोजना है। हिमालय के पूरे हिमालय पर्वत को चीरता हुआ टनल बनाता हुआ सीधा वो काठमांडू से जोड़ना चाहता है, काठमांडू से तिब्बत जोड़ना चाहता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे ये नेपाल ये हिस्सा पड़ता है और चीन का ये हिस्सा है, इधर से भारत और बांग्लादेश ये सब, तो अगर नेपाल को अपना सामान भेजना है तो क्या करेगा, यहाँ से पूरा दक्षिण चीन सागर होते हुए, आप जान रहे हैं मैप, यहाँ होते हुए भारत के, अगर मान लीजिए कोलकाता यहाँ पड़ता है पोर्ट, कोलकाता से फिर ये सामान यहाँ पहुँचाएगा ट्रक से। तो मान लेते हैं कि अगर आलू उसे भेजना है चीन से नेपाल की तरफ, क्योंकि नेपाल जाने का दो ही रास्ता है, एक चीन के थ्रू जाइए या एक इंडिया की तरफ। भारत 3 क्षेत्रों से उसको घेरता है और तिब्बत के एक तरफ से घेरता है वो। तो अगर मान लीजिए यहाँ से पहुँचता है तो इससे पहुँचने की जो कीमत मान लीजिए 10 रुपये किलो आलू पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से तिब्बत के थ्रू, पर्वत के थ्रू पहुँचे, तब अंदाज़ा लगाइए कितना, तो लगभग 250 रुपये केजी आलू मिलेगा नेपाल में। तो ये समस्या है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अभी क्या हुआ, जैसे ही प्रचंड साहब ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, अब चीन समझिए कि कितना ज़्यादा एक्टिव है इस पॉलिसी में। उसने अपनी एक टीम भेज दिया है, तुरंत ही अपनी एक प्रतिनिधिमंडल की टीम भेजी है वहाँ देखने के लिए कि जाके देखिए ये जो 170 किलोमीटर का रेल लाइन हम बिछाने की योजना बना रहे हैं काठमांडू से लेकर के तिब्बत तक, उसकी क्या संभावनाएं हैं, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए इससे पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रोक दिया था इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन जैसे ही प्रचंड बने हैं चीन फिर एक्टिव हो गया, उसको संभावनाएं दिख रही है। और फिर वहाँ पहुँचेगा कहाँ, उसे पहुँचना है नेपाल। दबाव किस पे बनेगा, भारत के तरफ दबाव बनना है। एक कंसर्न भारत के लोगों का या नेपाल के पिछली सरकार का है कि ऐसा ना हो कि चीन कहीं नेपाल को श्रीलंका बना के छोड़ दे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट करता है, इतना ज़्यादा खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट में, हिमालय को चीरते हुए टनल बनाना कोई साधारण बात तो है नहीं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, कॉस्ट। तो खर्च कौन देगा, नेपाल के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो चीन कहेगा कि ठीक है हम खर्च देते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं, हमें करने दीजिए, आधारभूत संरचना का निर्माण हम करते हैं। चीन कर भी देगा। उसके बाद नेपाल से वो पैसा मांगेगा, क्योंकि भाई ब्याज में पैसा तो लौटाना है। तो नेपाल कहेगा मेरे पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि उसके फॉरेन रिजर्व में इतना ज़्यादा पैसा तो वैसे भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, चीन कहेगा कि ठीक है अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप हमारी शर्तों को मानिए, और फिर खेल वही शुरू होगा जो कि श्रीलंका में हुआ है। तो एक कंसर्न है, उसका प्रभाव भारत पे परे बिना रह नहीं सकता है, और सामरिक दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा ये खतरनाक भारत के लिए होगा। तो ये सब चीज़ें, ये जो BRI है इसमें खतरा अब बढ़ेगा, भारत के लिए ये चीज़ें परेशानी का कारण बना सकती है। एक बफर राज्य का जो कॉन्सेप्ट मैंने बार बार चर्चा किया, उसकी कमज़ोर होने की थोड़ी सी चांसेस तो अब हो जाएगी। तो भारत सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा आंतरिक सुरक्षा के लिए। देखिए कई बार चर्चाओं में आता है कि जो पाकिस्तान है या चीन है वह सपोर्ट करता है नेपाल को, क्यों, भारत में उग्रवादी संगठन को एक्टिव करने के लिए और आतंकवादी संगठन है उनको एक्टिव करने के लिए, खास करके कश्मीर वगैरह या नॉर्थ ईस्ट के रीजन में देखेंगे तो इस संदर्भों से जोड़ के देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको और समझदारी से देखना होगा भारत को कि वहाँ क्या ट्रेनिंग हो रहा है, वहाँ से ट्रेंड लोग क्या आ रहे हैं हमारे बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है, ड्रग्स का सप्लाई होता है, मानव तस्करी की समस्या यहाँ रहती है। तो इन सब चीज़ों पर भारत को अब विशेष ध्यान देने की ज़रूरी है। उसके बाद जानिए आप कि भारतीय रुपया नेपाल में ठीक ठाक चलता है, तो वहाँ से एक संभावना क्या रहती है, नकली भारतीय रुपये की आपूर्ति होती है, और इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहता है। भारत के जहाँ जहाँ परेशानी हो सकती है पाकिस्तान पूरी मेहनत करता है कि भारत को मतलब परेशान करे, कहीं भी छोड़े ना। तो ये जो नकली जो है रुपया वह भी जारी करने में नेपाल के साथ मिलकर कई बार काम करता है। पाकिस्तान के गुट वाले लोग, सरकार नहीं, जो ऐसे लोग हैं जो गिरोह में काम करते हैं, इस तरह के गिरोह में, उन लोगों की तरफ से आप समझ लीजिए। दूसरा क्या हुआ, एक बात कि आपको मैंने बताया कि भारत सरकार बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ चलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, चाहे रोड बनाना हो, बिजली, ये सब। उसमें हो क्या रहा है, आप अपने देश में भी ये चीज़ देखते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी देरी हो जाती है। ये टारगेट रहता है कि 2022 तक जो है बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन का भी कोई था पता नहीं है कि यह रोड जो है, हाईवे जो है 2 साल में बन जाएगी, पर 2 साल में भूमि अधिग्रहण भी नहीं होता है, इससे कॉस्ट बढ़ता है, ऑपरेशन कॉस्ट सब चीज़ों का बढ़ जाता है। यही दिक्कत नेपाल में हो रहा है। भारत सरकार वहाँ जो है परियोजना लगा तो रही है, मदद कर रही है, पर नेपाल के लोगों का और नेपाल सरकार का कहना है कि भैया जो काम आपने कहा था कि हम 2 साल में करके देंगे, 8 साल हो चुके हैं अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो क्या होता है कि लोगों में एक तो अविश्वास दिखता ही है, और फिर धीरे धीरे सरकार में उचित, सरकार पे दबाव बनता है, सरकार में भी अविश्वास दिखता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ लगा रही है भारत सरकार, तो उसका क्रियान्वयन अच्छे से करना चाहिए, सही समय में कर देना चाहिए, बहुत जवाबदेही के साथ, पारदर्शिता के साथ, यह भारत सरकार को करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं आगे की राह क्या है।
नेबरहुड फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में कि अब देखिए इसका मतलब सीधा सीधा मैं अगर लोकप्रिय अंदाज में आपको बताऊं कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं। मेरा दोस्त मान लीजिए आप हैं और आपसे मेरा बनाव नहीं हुआ तो क्या होगी, हम किसी और से दोस्ती कर लेंगे, आप किसी और से दोस्ती कर लीजिए, रिश्ते तो बदल ही लेते हैं लोग। लेकिन क्या आप अपना पड़ोसी बदल सकते हैं? पड़ोसी तो बदल नहीं पाएंगे, जो पड़ोस में है वही है। तो क्यों ना हम अपने पड़ोसी को ही अपना दोस्त अच्छा बना लें। और भारत और नेपाल तो अच्छे दोस्त हैं भी, पहले से ही हमारे सांस्कृतिक संबंध इतने अच्छे हैं, राजनीतिक संबंध इतने अच्छे हैं, हमारे वैवाहिक संबंध है। तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं क्यों ना उस पर हम कूटनीतिक तरीके से बैठ करके बातें करें, बातचीत के माध्यम से इन छोटे मोटे जो नदी जल विवाद है या सीमा का विवाद है, छोटी छोटी विवादें हैं, इन्हें लटकाए ना रखें, तेज़ी से उस पर बातचीत करें डेलीगेशन भेज करके और इसको हम काम कर लें। तो नेबरहुड फर्स्ट का मतलब यही हुआ कि जो भी हमारा पड़ोसी है उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाए, उसे प्राथमिकता दे। वैसे भी भारत एक बड़ा देश है, हमारे लिए वो बफर स्टेट का काम करता है, चीन जैसे शत्रु को रोकता है, तो थोड़ी सी उसकी प्राथमिकता देने में कोई दिक्कत नहीं है। गुजराल सिद्धांत समझ लीजिए, गुजराल जो थे इससे पहले आई के गुजराल वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उनका ये कहने का मतलब था, उन्हीं के नाम से ये सिद्धांत जाने लगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया और सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि भारत, चूंकि देखिए दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं, अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भारत सबसे बड़ा देश है, उसके इर्द गिर्द बहुत छोटे छोटे 7-8 देश हैं। जैसे आप मैंने बिम्स्टेक में भी कहा, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब। तो अब इतने बड़े, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या बड़ा है, बड़ा भूभाग है सब दृष्टिकोण से। तो भारत को क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी या अपने मित्र राष्ट्र जो आसपास के हैं उसको थोड़ी सी प्राथमिकता दें, उसके इंटरनल मामलों में बहुत दखल ना करें। अगर मान लीजिए वहाँ पे बहुत दखल करेंगे तो उसका क्या होगा, उसे लगेगा कि जैसे श्रीलंका में आप दखल अंदाजी करते हैं, नेपाल में करेंगे तो उसे क्या लगेगा कि भारत जो है वो बिग ब्रदर बनना चाह रहा है, हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करना चाह रहा है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये जो मधेशी वाला मामला हुआ था 2015 में, तो भारत की तरफ से राशन आपूर्ति बंद हो गया था। आप खुद देखेंगे कि वो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ से हमारा संबंध अचानक से नेपाल से बहुत ख़राब हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए थे। नेपाल के लोगों को भी लगा कि ये लोग हमारे आंतरिक मामलों में परेशानी कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, बिग ब्रदर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गुजराल सिद्धांत यही कहता है कि भाई जो आपके पड़ोसी हैं, आप बड़े हैं, थोड़ा सा बड़ा बनिए, उदारता दिखाइए, बड़प्पन, बड़ा दिल रखिए। तो ये इसका कहना है कि इस चीज़ का अनुसरण करें और भारत के जो नेपाल के आंतरिक मामले हैं उससे दूर रहने की नीति बनाई जानी चाहिए, जिसकी चर्चा हमने कर ही ली। तो कुल मिला के जो जितने शंकाएं हो सकता था, जितने पहलुओं हो सकती थी भारत और नेपाल को लेकर के, चाहे वो चीन को संबंध रखते हुए बीच में, बाकी जो संगठन रखते हुए, मैंने सभी टॉपिक पे कुल मिला करके सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है। इससे अधिक आप इस पे नज़र बनाए रखिए क्योंकि यह टॉपिक अभी चलेगा और यूपीएससी ऐसे टॉपिक पे अपनी नज़र रखता है। मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी अब ये प्रश्न, ये जो टॉपिक है वो हो गया है। तो चलिए एक प्रैक्टिस प्रश्न भी आपको दे देते हैं और ये मेंस के फॉर्मेट का है। आप इसको 150 शब्दों में ही लिख के दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसे लिख के आपको देना है। प्रश्न को समझ लीजिए, वर्तमान में, ध्यान रखना मैं कीवर्ड बता दूंगा। तो अभी को प्रदेश में रखते हुए वर्तमान में बदलते वैश्विक प्रदेश, मैंने इसकी चर्चा भी की है अपने डिस्कशन में कि विश्व जो राजनीति है वो तेजी से उथल पुथल हो रहा है। प्रदेश के आलोक में भारत और किसका, नेपाल संबंधों की समीक्षा करना है कि संबंध कितना अच्छा है, बुरा है, क्या और हो सकता है। हो सके तो 1-2 पॉइंट चीन के हिसाब से भी लिखिए, लिख करके कमेंट बॉक्स में डालिए इसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी विषयों पर हमने जितने पहलुओं को छूने का कोशिश किया वह आपके पठन पाठन में लाभकारी सिद्ध होगा। जल्दी ही हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।